नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दानापुर से बड़ी खबर है, जहां फुलवारी शरीफ में दुष्कर्म मामले को लेकर के लगातार लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। जमकर बवाल हुआ है। बताया जा रहा है कि फुलवारी शरीफ में दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में जमकर बवाल की खबर सामने आ रही है। लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के ड्राइवर उदय कुमार के घर पर हमला बोल दिया है। लोगों ने घर में तोड़फोड़ कर आग लगा दी है। हालांकि पुलिस ने मौके से लोगों को खदेड़ दिया। उदय के पिता की अगर बात करें, जो रोहन राय लालू आवास में काम कर रहे हैं, जबकि ड्राइवर उदय तारकिशोर प्रसाद के ड्राइवर हैं। तो लगातार दुष्कर्म के बाद हत्या मामले को लेकर के लोग आक्रोशित हैं, क्योंकि पुलिस के हाथ अब तक खाली है। लोग यही कह रहे हैं कि कब तक आखिर ये आरोपी पकड़ में आएंगे, ये दरिंदे पकड़ में आएंगे। तो घर में तोड़फोड़ और आगजनी भी इस दौरान आक्रोशित लोगों ने की है, और लगातार सड़कों पर जो लोगों का आक्रोश है, गुस्सा है, वो देखने को मिल रहा है। और इस बीच तस्वीर सामने आई है दानापुर से, जहां पर लोगों ने पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के ड्राइवर उदय कुमार को निशाना बनाया है, उनके घर पर हमला बोला है। तस्वीर उस घर की हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस भी मौके पर लगातार कैंप कर रही है कि शांति वहां पर बनी रहे, और ऐसे में पुलिस की मौजूदगी में जो लोग उत्पात मचा रहे थे उनको वहां से खदेड़ा गया। उदय के पिता रोहन की अगर बात करें तो लालू आवास में वो काम कर रहे हैं। मेरा दलान हुआ पूरा घर उधर है सर। देखिए क्या किया सर। घर में क्या क्या आग उग लगा? देखिए तो जो हुआ सर, हम अभी आए सर ड्यूटी से जस्ट। कहाँ से आए हैं? हम सर एक्स डिप्टी चीफ मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद सर के ड्राइवर हैं सर। और देखिए, इस पूरी घटना ने लोगों को झकझोर करके रख दिया है, अंदर से डरा करके रख दिया है। और लोग अब डर रहे हैं कि कैसे वो घर की बेटियों को बाहर स्कूल के लिए या फिर किसी और अन्य काम के लिए वो भेजे। लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है। डर का माहौल गांव में बना हुआ है। घटना के बाद से लोग डरे हुए हैं और अपनी बेटी को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेज रहे हैं। उनका कहना है कि बच्ची के साथ जिस तरह की घटना हुई है, पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ पाई, वैसे में हम अपनी बच्चियों को घर से बाहर भेजेंगे तो उनके साथ भी किसी तरह की दुर्घटना हो सकती है। ऐसे में हम अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए भी नहीं भेज रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर से लोगों का विश्वास उठ चुका है। लोग चाहते हैं कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द हो। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत कुमार। हम मौजूद हैं फुलवारी शरीफ के उस गांव में जहां की पीड़ित थी। एक पीड़ित अभी एम्स में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जबकि दूसरी की मौत हो चुकी है, लेकिन पुलिस अभी तक उन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। यहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये पूरे गांव की भीड़ इस बात के लिए जो है ललायित है कि अपराधी पकड़ा जाए और उन्हें फांसी की सजा जल्द से जल्द मिले। जितने भी दलित और महादलित समाज के बच्चे बच्ची रहते हैं, ये सारे लोग अभी खौफ में हैं कि इन लोग के परिवार के साथ भी यहाँ कुछ घटना घट सकती है। डर का माहौल बना हुआ है। हम और लोगों से जानते हैं कि आखिर जो है ये लोग क्या चाहती हैं। फांसी चाहना चाहते हैं, नहीं करता। थाना जो सर रात के घूमता है तो जान उसको चल जाता। थाना कहे कि 2 लाख रुपया है, चलेंगे। काहे से बोला थाना आता तो बलात्कार नहीं होता। फांसी होना चाहिए, सजा होना चाहिए, फांसी बालमंती दे। हम लोग अपना बच्ची के भी कल से स्कूल बंद कर दिए हैं कि हम लोग के बच्ची घर पे बैठे पढ़ने लिखने नहीं जा रहा है। दानापुर के फुलवारी शरीफ से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और देखिए, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से ये घटना सिलसिलेवार हुई, लोगों का आक्रोश किस तरीके से भड़का, पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंच पाई है, इसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब तक क्या कुछ हुआ है। बता दें कि पुलिस के हाथ जो है वो अब तक खाली है। इस घटना के घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं, लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद पुलिस उन दरिंदों तक पहुंच पाने में फिलहाल नाकाम साबित हो रही। तो फुलवारी शरीफ में अपहरण रेप हत्या का यह पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने 50,000 रुपए की इनाम की घोषणा की है और बताया कि जो भी इन दरिंदों के बारे में जानकारी देंगे उनको 50,000 का इनाम दिया जाएगा, जो जानकारी उन आरोपियों के बारे में देंगे। साथ ही ये भी खबर है कि सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। प्रशासन ये भी भरोसा जता रहा है। परिवार की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती रहेगी। तो लोगों से भी अपील की जा रही है कि अगर उन्हें जानकारी तो बताएं। दरिंदगी के विरोध ने बीजेपी विरोध में उतरी, कैंडल मार्च निकाला। हत्याकांड में पुलिस के हाथ अब तक खाली है। हत्याकांड में पुलिस के हाथ खाली होने से लोगों में आक्रोश जो है वो भी दिख रहा है। वहीं फुलवारी शरीफ थाने के जो एसआई है वो निलंबित इस मामले में किए गए हैं। नाराज लोगों ने पुलिस पर पथराव किया था और
अब जानकारी ये मिल रही है कि एक बच्ची जो पटना एम्स में जिंदगी और मौत से जूझ रही है और एक बच्ची की मौत हो गई। खबर है भागलपुर से, जहां तिलका मांझी यूनिवर्सिटी से एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो नकल करने वाला है, जहां पर बताया जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे जो छात्र हैं वो कैसे नकल करते हुए देखे जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए मोबाइल से चाहे नोट से, वो कैसे नकल करते हुए नजर आ रहे हैं। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से नकल को लेकर के सुर्खियों में। खुले मैदान और छत पर परीक्षा देते वक्त परीक्षार्थियों ने जमकर नकल की है। मोबाइल और नोट से परीक्षा देते हुए छात्रों का वीडियो ये वायरल हो रहा है। नौगछिया के ललित नारायण भोखर महिला कॉलेज, ब्रह्मणपुर और बनारसी लाल वाणिज्य कॉलेज में एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जहां सेमेस्टर 1 की परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों ने खुले मैदान और छत पर बैठकर परीक्षा दी है। इस दौरान छात्रों ने जमकर नकल की, किसी ने मोबाइल तो किसी ने नोट्स देखकर सवाल के जवाब दिए हैं। नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और देखिए इस बीच बेतिया से बड़ी खबर है, जहां पर थानाध्यक्ष और चिकित्सक विवाद ने तूल पकड़ लिया है और बताया जा रहा है कि ओपीडी सेवा को बाधित किया गया है। बेतिया से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई है। डॉक्टरों ने कार्रवाई की मांग की है। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा प्रभावित है, मरीजों को परेशानी हो रही है। अस्पताल से मरीज वापस बैरंग लौट रहे हैं। नौतन थानाध्यक्ष खालिद ने बदसलूकी की थी और इसी बदसलूकी का विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर से बदसलूकी की गई थी और उसी के खिलाफ सभी अस्पतालों में ओपीडी सेवा ठप कर दी गई है। खबर आरा से है, जहां एक शख्स की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि आंख पर भी हमला किया गया, छोटा मोटा विवाद हुआ और इसी विवाद को लेकर के इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया। महज 500 रुपए के लिए हत्या कर दी गई। बता दें कि युवक की पिटाई किए जाने के बाद दोनों आंखों में चाकू से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12 बसंतपुर गांव की बताई जा रही है। गांव के सरवरी पुलिस स्थित सूर्य मंदिर के पास सरसों के खेत से युवक का शव मिला है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। परिजन कह रहे हैं कि महज 500 रुपए के विवाद को लेकर के दोस्तों ने ही हत्या कर शव को फेंक दिया। कौन पैसा उठा लिया? वो पैसा उठा लिया। कौन? इसके वकील महतो। अच्छा, तो पैसा मांगते थे? वो पैसा मांगते थे। तो आधार कार्ड ले आओ, तो चल, तो आधार कार्ड नहीं ना दे हम, तो ना दे तो अपन गैलन लोग पार्टी उटी कैलन लोग खा पी के अपन नेट उटी जात के मुंगा के छुड़ी मार दे। कहाँ छोड़ा मार ले? सौरी पुल पर। सूचना प्राप्त हुआ 12 बसंतपुर गांव से कि गांव के बाहर सूर्यमंदिर तरफ एक खेत में एक व्यक्ति का हत्या मारकर हत्या कर दिया गया एवं लाश को खेत में फेंका हुआ। उसी सूचना पर हम लोग जो है तुरंत गए और फिर उसे पोस्टमार्टम हेतु लेके आए हैं और इस पर जो है कार्रवाई हेतु जो है जानकारी इकट्ठा किया जा रहा है। शराबबंदी सख्ती से लागू रहे, इसकी कोशिश लगातार पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है और इसी कड़ी में बेगूसराय में कार्रवाई की गई, जहां पर विदेशी शराब की बड़ी खेप की बरामदगी हुई है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि एक की गिरफ्तारी भी इस मामले में की गई है। ट्रक में छिपा करके यह शराब लाई जा रही थी। बता दें कि बेगूसराय के टोल गांव के पास NH 28 से पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अवैध विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस दौरान वाहन चालक को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक अवैध विदेशी शराब लकड़ी के ट्रक में छिपाकर असम से मुजफ्फरपुर ले जाई जा रही थी। तभी उत्पाद विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर इसे जब्त किया। पुलिस ने इस दौरान कुल 835 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। फिलहाल टीम गिरफ्तार वाहन चालक से पूछताछ कर रही है। तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन इस शराबबंदी के बावजूद भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो हैरत में डाल देती है। और इस बार शराब पीते हुए
वीडियो किसी और का नहीं बल्कि शिक्षकों का वायरल हुआ है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ब्रेथ एनालाइजर से देखिए जांच की जा रही है। खगड़िया की तस्वीर है जहां ग्रामीणों ने 2 शिक्षक को स्कूल में शराब पीते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। मामला अलौली प्रखंड के प्राइमरी स्कूल बहादुरपुर का है। शिक्षक का नाम प्रमोद पासवान और धीरज केसरी है। दोनों शिक्षकों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की गई, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया है। शिक्षकों के पास से शराब की बोतल भी बरामद हुई है। इस दौरान स्कूल में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने दोनों शिक्षक का वीडियो बनाकर वायरल किया। इस दौरान ग्रामीण शिक्षक से पूछ रहे हैं कि हाथ में हथकड़ी लगी है, कैसा लग रहा है। आप देख रहे हैं कितना गजब, कितना इस्लामी जोड़ी है, दोनों सर का मुस्कुराते हुए दारू पी रहे हैं। और देखिए ये और शिक्षक लोग टीचर हैं। स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव निभा रहे हैं और एक तस्वीर सामने आई है जहां पर वो औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था काम कर रहा है, कैसे अस्पतालों में व्यवस्था है। उसकी तस्वीर वैशाली से सामने आई है जहां आधी रात डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हाजीपुर सदर अस्पताल पहुंच जाते हैं। डिप्टी सीएम ने यहां व्यवस्था में कमी दिखने पर स्वास्थ्य कर्मियों और अस्पताल अधीक्षक को जमकर फटकार भी लगाई है। तेजस्वी ने अस्पताल के एक गार्ड को सोया हुआ पाया, जिसके बाद तेजस्वी जमकर बरसे। सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश भी दे दिया। तेजस्वी ने सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड, डायलिसिस सेंटर, पीकू वार्ड, महिला पुरुष सर्जिकल वार्ड, ओटी, एक्सरे रूम समेत कई वार्डों का निरीक्षण किया है। दवा काउंटर बंद मिलने पर अधीक्षक को फटकार भी लगाई है। तेजस्वी ने अस्पताल में भर्ती मरीज और उनके परिजनों से भी बातचीत की है। हमारे सब सुता हुआ था, आपको नजर नहीं आ रहा। और 2 बार आपका दोस्त होगा, सब सुता हुआ था, आपको नजर नहीं आ रहा। 2 बार था आपका दोस्त होगा, कोई डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर। देखिए हम लोग रात भर जो है, इससे पहले भी हम लोग सोनपुर गए हैं, वहाँ भी हम लोगों ने देखा है कि अस्पतालों की क्या स्थिति है। औचक निरीक्षण हम लोगों ने किया है। अभी हाजीपुर आए हैं, इसके अलावा भी और भी जगह जो है हम लोग जाएंगे। तो रैंडमली जो है हकीकत, ग्राउंड रियलिटी जो हम लोग पॉलिसी बनाते हैं, जो पैसा हम लोग खर्च करते हैं, क्या उसका सही से उपयोग किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। डिप्टी सीएम आए, सब जगह देखे, निरीक्षण किए। सभी जगह हमारे चिकित्सक उपस्थित थे। इमरजेंसी में राकेश जी थे, गायनी में, एसएनसीयू में, सभी जगह जहाँ जरूरत था चिकित्सक का वहाँ उपस्थित थे। डॉक्टर में कोई कमी नहीं पाया गया। तो नाराज किस बात के लिए थे? गार्ड थोड़ा कम संख्या में देखे, गार्ड के लिए चिंतित थे कि इतना गार्ड और होना चाहिए था। है सब कहाँ सब। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऑडियो मैसेज जारी किया है और उस ऑडियो मैसेज के जरिए उन्होंने संदेश दिए कि अब 11 दिन का समय बस बचा हुआ है और ऐसे में उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी भी मिली और उन्होंने ये भी कहा है कि एक वो अनुष्ठान भी शुरू करने जा रहे हैं। ऑडियो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन इसके साथ साथ बता दें कि पीएम मोदी ने इस पर पोस्ट करके लिखा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में केवल 11 दिन ही बचे हुए हैं। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य अवसर का साक्षी बनूंगा। प्रभु ने मुझे प्राण प्रतिष्ठा के दौरान सभी भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का निमित्त बनाया है। इसे ध्यान में रखते हुए मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। मैं आप सभी जनता जनार्दन से आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इस समय अपनी भावनाओं को शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से एक प्रयास किया है। पर रामचंद्र की जय। मेरे प्यारे देशवासियों, राम राम। जीवन के कुछ क्षण ईश्वरीय आशीर्वाद की वजह से ही यथार्थ में बदलते हैं। आज हम सभी भारतीयों के लिए, दुनिया भर में फैले राम भक्तों के लिए ऐसा ही पवित्र अवसर है। हर तरफ प्रभु श्री राम की भक्ति का अद्भुत वातावरण, चारों दिशाओं में राम नाम की धुन,
राम भजनों की अद्भुत सौंदर्य माधुरी, हर किसी को इंतजार है 22 जनवरी का, उस ऐतिहासिक पवित्र पल का। और अब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। और देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले क्या क्या जो विधियां हैं अपनाई जानी है, किस किस प्रक्रियाओं से पूजा अर्चना अनुष्ठान किया जाना है, इस बात की पूरी जानकारी जो है वो भी सामने आई है। किस विधि से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, इसकी जानकारी राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं सत्येंद्र दास, उन्होंने दी है। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जो होता है वो बहुत कुछ उसमें करना पड़ता है, इसलिए पूजा पहले से प्रारंभ हो जाएगी। यद्यपि ये खरमास 14 को समाप्त हो जाएगा, इसे 15-16 से वो कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। और इसमें उनको भगवान के लिए तमाम पहले देवी देवताओं की पूजा होती है, नवग्रह की पूजा होती है, दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से पूजा अर्चना पहले करना पड़ता है। फिर उसको, उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराना है, और नगर भ्रमण नहीं करेंगे तो जैसे सुनाई पड़ता है कि वो परिसर भ्रमण कराएंगे। परिसर भ्रमण जहाँ बन रहा है उस क्षेत्र में घुमाएंगे, इतना ही करेंगे। उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया है कि उनको अन्नादिवास, पुष्पादिवास, औषधादिवास, ये है दुग्धादिवास, जलादिवास, ये सब प्रक्रिया होगी। और वो एक दिन करेंगे कि एक दिन में और करेंगे, एक दिन करेंगे तो प्रतिदिन उनको करना पड़ेगा। इसलिए उसके पहले, प्राण प्रतिष्ठा के पहले सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं हो जाएंगी। और ये सब होने के बाद में तब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होना है उस दिन सब काज पूरे रहेंगे। केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है उसी को संपन्न करेंगे। और उसके बाद में उसी दिन प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या कराएंगे ये जो आचार्य प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले हैं वो बताएंगे। देखिए, मानने की है कि भगवान की जो दृष्टि है, जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो उसके बाद में उसको वही शक्ति आ जाती है जिस देवता की प्राण प्रतिष्ठा जिस मूर्ति में किया जाता है, तो वो शक्ति वो आ जाता है। इसलिए उनकी आँख को बांधा जाता है, और आँख बांधने के बाद जो शक्तियाँ हैं आँख से निकलती हैं, इसलिए उसको वो शक्ति जो उनमें स्थापित किया गया है मंत्रों के द्वारा वो बाहर न निकले तब तक, जब तक वो प्राण प्रतिष्ठा हो करके और वो जो सिंहासन है जहाँ उनको स्थापित करना है वहाँ जब तक स्थापित नहीं हो जाते। जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद स्थापित हो जाएंगे तब उसके बाद में उसको भी सामने से नहीं, बगल से जो भी होंगे वो विशिष्ट लोग जिनको वो आचार्य जो हैं निर्देश देंगे वो उनकी पट्टी को खोलेंगे। एक खंड में कोई ऐसा नहीं है पूरा। हाँ, ये होता जैसे एक मंदिर ऐसे होता सीधे वहाँ तक जाएगा, शिखर तक, जो सीधे शिखर तक जाता है, बीच में कोई दूसरा चीज़ नहीं होता है। ऐसे मंदिर जैसे हनुमानगढ़ी बना हुआ है, और वो मंदिर बनते तो उसमें पूरा बनने के बाद ही उसकी शिखर की होगी। लेकिन इसमें 3 खंड है, एक खंड में तो रामलला होंगे, दूसरे खंड में क्या करेंगे वो भी है। तो एक खंड पूरा बन गया है, इसलिए उसकी जितना भाग बना उसकी पूजा हो जाएगी, और उसके पूजा होने के बाद उसमें स्थापित हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो काम होगा वो करते रहेंगे। ऊपर जो सीधा एक बनता है, जैसे मंदिर बन गया उसमें शिखर तक एक ही भाग रहता है, और में 3 भाग है। इसलिए 3 भाग में होने के कारण से जो आपत्ति लगा रहे हैं वो नहीं है। 22 जनवरी की वो तारीख जिसका इंतजार भारत के सारे लोग कर रहे हैं। उत्साह है, उमंग है, जय श्री राम का जय घोष है, और इस बीच 3 दोस्त जो पैदल ही अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं। उमंग है, उत्साह है, इंतजार है रामलला के दर्शन को। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं
जहां समस्तीपुर के हसनपुर के सुरहा बसंतपुर गांव से 3 दोस्त भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए पैदल यात्रा शुरू की है। ये तीनों दोस्त अलग अलग इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें हसनपुर के सुरहा बसंतपुर गांव के अनिरुद्ध यादव, छत्तीसगढ़ के तरुण कुमार और मधुबनी जिला के मंटू कुमार शामिल है। लगातार जय श्री राम के नारे लगाते हुए ये तीनों पूरे जोश खरोश के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अयोध्या के लिए पैदल निकले तीनों दोस्तों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। मिथिला के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले समस्तीपुर से 22 जनवरी को अयोध्या के में होने वाले मंदिर में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए 3 दोस्त समस्तीपुर के हसनपुर से निकले हैं। और आपको बता दूं, इनमें से एक समस्तीपुर के, एक मधुबनी और एक छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और ये तीनों दोस्त अपने पैदल यात्रा यहाँ से कर रहे हैं और अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। और अभी समस्तीपुर में क्या कहेंगे? जय श्री राम मेरे देशवासियों, हम पैदल यात्रा कर रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। तो अभी तक के हमने 60 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर लिया, अभी भी 450 किलोमीटर बाकी है। तो इसमें बढ़ चढ़ के सब हमारे सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और आपको पता ही है राम मंदिर कितने सालों के बाद बना है। हमारे यहाँ सच में रियली बता रहा हूँ मैं, आप सबको एक दफ़ा आना चाहिए, आप सभी को अयोध्या राम मंदिर और राम जी के दर्शन के लिए। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। इसके लिए मैं अपने गांव से दोस्त के पास आया और पैदल यात्रा शुरू किया। और हम सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द पहुँचे और सब लोग पहुँचे अपना प्रभु श्री राम के शरण में प्रणाम करें और सब लोगों के लिए। और रास्ते में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे लोग भी मिल रहे हैं, बहुत गलत लोग भी मिल रहे हैं। लेकिन अच्छे लोग इतना हम लोगों को अच्छा से कर रहे हैं स्वागत की गलत लोगों को दिल में दिमाग में फैमिली भी नहीं आती, थोड़ा सा ख्याल भी नहीं आता। तो ये पैदल यात्रा पर निकले हैं, इन्हें न्यूज़ 18 की तरफ से भी शुभकामनाएं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। और चलिए न्यूज़ रूम लाइव में इतना ही। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपके लिए खबरें लगातार जारी है।